यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम सोसाइटिकल इम्पैक्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन इस डिजिटल युग की, डिजिटल इरा की, डिजिटल एज की बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यकता है, क्योंकि यदि हमारा क्रूशियल डाटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के को पता लग जाए तो हमें हमारे साथ साइबर ठगी हो सकती है। हमें हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, वो लीकेज हो सकती है। इसलिए डाटा प्रोटेक्शन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इन दिस डिजिटल एज, इस डिजिटल युग में डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन इज मेनली अबाउट द प्राइवेसी ऑफ डाटा स्टोर्ड डिजिटली। जो भी हमने डाटा डिजिटल रूप फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है, उसकी प्राइवेसी, उसकी गोपनीयता को बनाए रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एलिमेंट्स ऑफ डाटा दैट कैन कॉज सबस्टेंशियल हार्म। सबस्टेंशियल इसका मतलब है एनफ या सफिशिएंट, हार्म नुकसान, कि जो एलिमेंट्स ऑफ डाटा, डाटा का वह पार्ट, डाटा का वह एलिमेंट जो किसी को, इंडिविजुअल व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को सफिशिएंट हार्म या एनफ नुकसान पहुंचा सकता हो, एम्ब्रासमेंट उसे शर्मिंदा कर सकता हो, इनकन्वीनियंस उसे असुविधा उत्पन्न कर सकता हो, और अनफेयरनेस टू एन इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, या उसे असुविधा या अनफेयरनेस का करने के लिए, अनुचितता के लिए, ये जो डाटा प्रोटेक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इफ ब्रीच्ड और कंप्रोमाइज्ड इज कॉल्ड सेंसिटिव डाटा। इसका वह पार्ट जो कि किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर असुविधा उत्पन्न कर सकता है, उसे कोई उसका उल्लंघन कर सकता है, या कहें हम ब्रीच यानी तोड़ सकता है, या कंप्रोमाइज्ड उसके साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, उसमें कुछ परिवर्तन कर दे, तो वो कॉल्ड सेंसिटिव डाटा। उस डाटा को, उस डेटा के पार्ट को हम सेंसिटिव डाटा कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव डाटा इंक्लूड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो अभी हमारा प्रश्न पैदा होता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव डाटा कौन कौन से हैं। तो जैसे बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और अदर पर्सनल डॉक्यूमेंट, इमेज और ऑडियो और वीडियोज, ये सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आते हैं। जैसे अभी आपके पर्सनल, जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, जैसे डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उसके आईडी और पासवर्ड यदि किसी को पता लग गए तो आपके साथ में वो ठगी कर सकता है। तो ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, उस डाटा का प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डाटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय encryption, authentication and other secure methods. पर्सनल डॉक्यूमेंट है, इमेज, ऑडियो, वीडियोज, ये सभी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन में आते हैं। तो प्राइवेसी ऑफ सेंसिटिव डाटा कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय इनक्रिप्शन, कि जो हमारे प्राइवेट जो डाटा है या सेंसिटिव डाटा है, उसको हम इनक्रिप्शन कर सकते हैं, यानी डिकोडिंग कर सकते हैं, कि जैसे कोई उसको समझ नहीं पाए, जिसको हम बताना चाहते हैं, जिसके साथ शेयर करना चाहते हैं, सिर्फ वही उसको कोड कर सके। और ऑथेंटिकेशन एंड अदर सिक्योर मेथड टू इंश्योर दैट सच डाटा इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथराइज्ड यूजर एंड इज फॉर ए लेजिटिमेट पर्पज। उस डाटा को सिक्योर रखने के लिए हमें सिर्फ जो ऑथराइज्ड है या फिर लीगल पर्पज से जो उसका उपयोग कर रहा है, वही उसको एक्सेस कर सके। इस तरीके से हमें डाटा प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड ईच कंट्री हैज इट्स ओन डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज ने अपनी अपनी पॉलिसीज, लॉज क्रिएट कर रखे हैं, बना रखे हैं।
These policies are legal document that provide guidelines to the user on processing. जो देशों की जो पॉलिसीज तैयार कर रखी हैं वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि डाटा प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करवाती हैं और प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जिन गाइडलाइन के थ्रू हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं। तो द मोटिव बिहाइंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज policies is to ensure that sensitive information is appropriately protected from modification or disclosure. तो इस जो ये लॉ बनाए गए हैं सभी कंट्रीज में डाटा प्रोटेक्शन के लिए जो पॉलिसीज तैयार की गई है, इनके पीछे इनको इम्प्लीमेंटेशन का जो पर्पज है वो ये है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है आपकी उसको प्रोटेक्ट करना और मॉडिफाई करके किसके सामने उसे प्रदर्शित करना है इसे सुनिश्चित करना। इस प्रकार डाटा प्रोटेक्शन के लिए सभी जो कंट्रीज हैं उसने अपनी अपनी पॉलिसी बनाई हुई है। तो अभी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो डाटा प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और सेंसिटिव डाटा क्या होता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कौन कौन सी है। इसके बाद में हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी आ सकती है आईपीआर की। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिस प्रकार किसी के कोई घर हो या फिर मोटरसाइकिल है या और व्हीकल है जो भी है तो उसका वो व्यक्ति मालिक होता है, ऐसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि किसी व्यक्ति ने जो अपनी बुद्धि का उपयोग करके बौद्धिक संपदा अर्जित की है, कुछ नया क्रिएट किया है, जैसे कोई इमेज बनाई या कोई बुक पब्लिश की है, बुक लिखी है या फिर कोई पर्टिकुलर उसने खुद भी अपनी ओनरशिप में कोई लिटरेरी या आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिजाइन, सिंबल कुछ भी बनाए हैं, वो सब उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। तो व्हेन समवन ओन्स ए हाउस और ए मोटरसाइकिल, जब भी कोई व्यक्ति को अपना घर या मोटरसाइकिल रखता है तो वी से दैट द पर्सन ओन्स दैट प्रॉपर्टी, तो हम कहते हैं कि ये उस व्यक्ति ये व्यक्ति इस प्रॉपर्टी का मालिक है, ऑनर्स है। सिमिलरली ऐसे ही इफ समवन कम्स आउट विद ए न्यू आइडिया, इसी प्रकार कोई व्यक्ति के नए विचार, न्यू आइडियाज, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो जिस व्यक्ति के दिमाग में, जिस व्यक्ति के वो जो नया आइडिया है वो आया तो वो उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, न्यू आइडियाज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर्स टू द इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिजाइन एंड सिंबल्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेंशन कोई भी नया आविष्कार, लिटरेरी साहित्य, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी जो आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति है, कोई भी पेंटिंग के थ्रू या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू जैसे भी, डिजाइन्स एंड सिंबल्स, नेम एंड लोगो, जो भी व्यक्ति अपना लोगो या नेम, सिंबल, आर्टिस्टिक या लिटरेरी या कोई नया आविष्कार करता है तो वह उस व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। The ownership of such concept lies with the creator or the holder of the intellectual property. तो वो व्यक्ति ही, जो व्यक्ति उसे क्रिएट कर रहा है वह व्यक्ति उसका लीगल रूप से उसकी ऑनरशिप रखता है और वह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लाइज विद द क्रिएटर, वो उसमें निहित है क्रिएटर में कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसका ऑनरशिप रखता है, वो उसका मालिक है। तो दिस इनेबल्स द क्रिएटर और कॉपीराइट ओनर टू अर्न रिकॉग्नाइजेशन और फाइनेंशियल बेनिफिट बाय यूजिंग देयर क्रिएशन और इन्वेंशन। तो वह व्यक्ति जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रखता है तो उसका कॉपीराइट उसे मिला हुआ है और वह उससे अपनी पहचान कमा सकता है, अपना रिकॉग्नाइजेशन और फाइनेंशियल बेनिफिट वो भी अर्जित कर सकता है क्योंकि उसके द्वारा वो इन्वेंशन
क्रिएट किया गया है, वो आविष्कार किया गया है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू कॉपीराइट्स, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ईटीसी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लीगल रूप से प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट्स एक्ट है वो लागू है, पेटेंट्स करवा सकते हैं, और अपनी जो भी कुछ नया आविष्कार या कुछ नई कंपनी वगैरह अपनी संचालित किए तो उसके लिए ट्रेडमार्क्स भी फिक्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपीआर, जो भी खुद पर्सनली जो व्यक्ति अपने नई आइडियाज या नया कुछ आविष्कार, नई कुछ कलात्मक अभिव्यक्ति जो खुद अर्जित करता है, तो वह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, और उसके बारे में उसे पूरा अधिकार होता है कि वो किसे उसे शेयर करे, किसे उसे शेयर नहीं करे, या फिर उसके लिए कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स जैसे लीगल कानूनी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट ग्रांट्स लीगल राइट्स टू क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल वर्क लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ, ऑडियो, रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल वर्क्स, computer, software and other creative works like literary and artistic work। तो कॉपीराइट, जैसे ही आपने कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्वेंशन किया या फिर उसे राइट किया या इमेज बनाई, तो आपको कॉपीराइट जो लीगल राइट है वो मिल जाता है। तो आपके जैसे राइटिंग है, फोटोग्राफ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, या फिर आपकी मूर्तियां जो बनाते हैं अपन, और आर्किटेक्चर वर्क करते हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड अदर क्रिएटिव वर्क्स लाइक लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, इन सभी का आपको कॉपीराइट है वो अवेलेबल रहता है। and other creative works like literary art. Copyright are automatically granted to creators and authors। जो कॉपीराइट है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है जो भी उसका क्रिएटर या ऑथर होता है। जैसे आपने कोई बुक लिखी तो आप उस वो आपको ऑटोमेटिकली आपको कॉपीराइट्स जो लीगल टर्म है तो वो आपको अवेलेबल हो जाती है। Copyright laws give the copyright holder a set of rights that they alone can avail लीगली। कॉपीराइट जो लॉ है वो आपको ये अवेलेबल करवाता है कि आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसको आप लीगल रूप से आप उस पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप उसको किसके लिए अवेलेबल करते हैं या नहीं करते हैं। तो द राइट्स इंक्लूड राइट टू कॉपी, रिप्रोड्यूस ए वर्क, राइट टू क्रिएट डिटरेटिव वर्क्स बेस्ड अपॉन इट। तो जो डिटरेटिव वर्क्स, विभिन्न जो कार्य हैं वो इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। राइट टू क्रिएट और इंक्लूड राइट टू कॉपी ए वर्क, जो आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्जित की है उसकी आप कॉपी किसको अवेलेबल करवाते हैं या नहीं करवाते, और उसके बारे में सभी तरीके के विभिन्न कार्य हैं वो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। ये आपको कॉपीराइट एक्ट है वो अवेलेबल करवाता है। राइट टू डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, ये आपको अधिकार है कि आप उनकी कॉपीज को किसको अवेलेबल करवाते हो या सार्वजनिक कर देते हो पब्लिकली। एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क, और उसको ये आपको अधिकार है कि उसे आप पब्लिकली डिस्प्ले करते हो या उस पर कार्य कर सकते हो। इट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम कॉपिंग, यूजिंग और सेलिंग द वर्क, और ये आपको एक्स्ट्रा प्रिवेंट्स देता है कि आप उसकी कितनी कॉपियां हैं वो शेयर कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो, या फिर उनको उपयोग में ले सकता है कोई भी, ये आप डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइटर रुडयार्ड किपलिंग होल्ड्स द कॉपीराइट टू हिज नॉवेल। रुडयार्ड जो किपलिंग है उसको, उसने जो नॉवेल लिखा है उसके पूर्ण कॉपीराइट जो लीगल अधिकार हैं वो अवेलेबल है। जैसे उन्होंने लिखा द जंगल बुक विच टेल्स द स्टोरी ऑफ मोगली, द जंगल बॉय
it would be an infringement of the writer's copyright. If someone use parts of the novel without permission to use others' copyrighted material, one needs to obtain a license from them. तो जैसे कि अभी बताया कि जो रुडयार्ड किपलिंग का एक नॉवेल है द जंगल बुक, और जिसमें स्टोरी बताई गई मौगली की, द जंगल बॉय, तो इसके बारे में रुडयार्ड को पूरे कॉपीराइट अवेलेबल हैं। वो चाहें तो उस में जैसे किसी व्यक्ति ने उस नॉवेल के किसी पार्ट को, समवन यूज्ड पार्ट ऑफ नॉवेल विदाउट परमिशन, रुडयार्ड के जो परमिशन के बिना यदि किसी पार्ट को कोई उपयोग करता है, यूज करता है, तो वो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, वायलेंस ऑफ कॉपीराइट एक्ट। टू यूज अदर्स कॉपीराइटेड मटेरियल वन नीड्स टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम देम। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हो और यदि किसी का मटेरियल हमें लें तो वो किस प्रकार ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना होता है। तो लाइसेंस लेकर के हम किसी के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं या फिर उसके पार्ट्स को उसका नेम से यूज कर सकते हैं। जैसे इसी नॉवेल का हमें कोई पार्ट्स यूज करना है तो हम उसकी लाइनें लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि ये यहाँ से लिया गया है। इस प्रकार हम कॉपीराइट एक्ट के उल्लंघन से बच सकते हैं। अगला है पेटेंट। पेटेंट, ए पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस। पेटेंट जैसे किसी ने नया आविष्कार किया कोई भी, तो वो अब उस आविष्कार जिसका किया गया है उसको अपने नाम से उसका पेटेंट करवा सकता है। पेटेंट करवा लिया इसका मतलब उसका उसके ऊपर पूर्ण अधिकार हो गया। तो एक पेटेंट इज यूजुअली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस, जो भी आविष्कार कर रहा है तो वो उसका पेटेंट ले सकता है। अनलाइक कॉपीराइट, द इन्वेंटर नीड्स टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। जैसे कॉपीराइट है वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है, वो लीगल अधिकार वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, लेकिन पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाइंग फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन, जैसे ही आपने कोई आविष्कार किया तो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड द ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। जैसे ही आपने किसी आविष्कार जो चीज की है उसके लिए पेटेंट करवाया तो आप उसके ऑनर बन जाते हैं और आप यूज कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि आप इसको किसे शेयर करना है, किसे नहीं करना। आप उसके पूरी तरीके से मालिक हैं और आप स्वतंत्र हैं कि किसे अपन उसे डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें या ना करें, या फिर फ्री करें या फिर फ्री अवेलेबल करवाएं या फिर उसका कुछ पेमेंट लें। तो पेटेंट गिव्स फुल कंट्रोल टू द patentee to decide whether or how the invention can be used by others। तो पेटेंट आपको फुल कंट्रोल और उसका पूरा अधिकार देता है कि आप उसे किस तरीके से यूज करें और दूसरों को किस तरीके से अवेलेबल करवाएं। Thus it encourages inventors to share their scientific or technological finding with others। A patent protect an invention for 20 years। जब भी किसी इन्वेंशन का आपने एक बार पेटेंट करवा लिया तो आपको ये 20 इयर्स के लिए प्रोटेक्शन अवेलेबल करवाता है। आफ्टर विच इट कैन, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि ये पेटेंट प्रोटेक्शन इन्वेंशन फॉर 20 इयर्स, तो इसमें से किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज्ड, रिकॉग्निशन, जैसे पेटेंट करवाया 20 ईयर के लिए अवेलेबल है, उसके बाद में वो फ्रीली अवेलेबल रहता है। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड और फाइनेंशियल बेनिफिट फोस्टर द राइट environment and provide motivation for more creativity and innovation। ये जो पेटेंट का जो लीगल अधिकार है वो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट
अर्जित करने के लिए, अपनी पहचान अर्जित करने के लिए और अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, मोटिवेशन के लिए और क्रिएटिविटी और इनोवेशन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता है। अगली टर्म है आपकी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल, जैसे कोई भी अपना लोगो बना लेता है या फिर कोई भी वर्ड है, नेम, डिजाइन या स्लोगन या लेबल लगा देता है अपना कोई भी, तो उसको दूसरा व्यक्ति उस ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता। ये आपको एक लीगल कानूनी अधिकार प्राप्त है। ट्रेडमार्क इंक्लूड्स एनी विजुअल सिंबल, जो आपका विजुअल सिंबल हो सकता है, वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, डिजाइन, स्लोगन, लेबल, जैसे आपने बहुत से देखे होंगे, आप फोटोकॉपी करवा के ला रहे हैं, उसमें लोगो लगा हुआ है किसी का, तो वो उसका ट्रेडमार्क है और उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। दैट डिस्टिंग्विशेस द ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइजेज फ्रॉम अदर ब्रांड्स और कमर्शियल एंटरप्राइजेज। तो ये जो विभिन्न तरीके के अलग अलग जो ब्रांड हैं, वो अलग अलग कमर्शियल एंटरप्राइजेज हैं जो अपने लिए निर्धारित करती हैं और उनका कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। उनके ब्रांड्स, जैसे आपने शूज में देखा कि नाइक का जो ब्रांड है वो बहुत फेमस है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरी कोई भी कंपनी, दूसरी एंटरप्राइजेज उस ब्रांड का उपयोग कर ले। तो ये आपको ट्रेडमार्क आपके नाम पे है, लीगल राइट है आपका कि आप कि उसको ट्रेडमार्क को कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। और यदि कोई व्यक्ति उसमें थोड़ा सा चेंज करके भी, यदि माइनर चेंज करके उसको नकल करता है, तो भी हम ट्रेडमार्क जो लीगल एक्ट है हमारा, उसके तहत हम उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन नाइक कैन यूज द नाइक ब्रांड टू सेल शूज और क्लॉथ्स, कि कोई और कंपनी नाइक ब्रांड का यूज करके कोई शूज और क्लॉथ्स को सेल नहीं कर सकती। इट ऑल्सो प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग ए कंफ्यूजनली सिमिलर मार्क्स। ऐसा भी नहीं है कि जस्ट कंफ्यूज करने वाला जो सिमिलर मार्क्स है उसको यूज कर ले, तो इससे भी ये प्रिवेंशन अपन को अवेलेबल करवाता है। कंपनी को ये प्रिवेंशन अवेलेबल होता है कि कोई इस तरीके से किसी को कंफ्यूज करके और सिमिलर मार्क का उपयोग नहीं कर ले। जैसे नाइक है और नाइक का कर दिया आपके निक्की, निक्की करके और उसको यूज करता है, तो उससे भी ये लीगल राइट अपन को प्रिवेंशन अवेलेबल करवाता है। कंफ्यूजनली सिमिलर मार्क इंक्लूडिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल, कंफ्यूजिंग ब्रांड्स लाइक निक्की कैन नॉट बी यूज्ड। इस प्रकार नाइक के लिए निक्की यूज नहीं कर सकता, इससे भी अपन को प्रिवेंशन अवेलेबल है। हाउएवर, इट मे बी पॉसिबल टू अप्लाई फॉर द निक्की ट्रेडमार्क फॉर अनरिलेटेड गुड्स लाइक नोट्सबुक। ये है कि जैसे नाइक किसी कंपनी ने अपना ब्रांड शूज या क्लॉथ के लिए फिक्स कर रखा है, तो उसे कोई दूसरी कंपनी या दूसरी एंटरप्राइजेज, कमर्शियल एंटरप्राइजेज है, वो किसी दूसरी वस्तु के लिए डिसाइड कर सकती है। जैसे किसी ने नोटबुक बनाई और नोटबुक पे निक्की या आपके नाइक है वो ब्रांड यूज किया, तो वो कॉपीराइट या ट्रेडमार्क जो एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं होगा, वायलेशन नहीं होगा। अर्थात दूसरी जो ब्रांड है जैसे नाइक, तो उसका किसी और जो भी वस्तु है या बुक्स है या किसी शूज के अलावा कुछ और हैं, तो वो यूज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम लाइसेंसिंग और वायलेशन ऑफ आईपीआर को पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।